वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं दूसरा अध्याय जिसका नाम है अम्ल, क्षारक व लवण। हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं पीएच क्या होता है और पीएच के हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग हैं या क्या क्या महत्व हैं। चलो देखते हैं लास्ट वीडियो आपने कितनी ध्यान से देखी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जहाँ पर नेटल पौधे का डंक लगता है वहाँ पर सलाह दी जाती है कि जो डोक पौधा होता है उसकी पत्तियों को रगड़ लेना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? सोचो थोड़ा सा। तो अगर हम बात करते हैं नेटल पौधे की, तो लास्ट वीडियो में बताया था जो नेटल पौधा होता है उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल। और उस मेथेनोइक अम्ल की वजह से जिस व्यक्ति को वो डंक लगता है उसको वहां पर जलन होती है और दर्द होता है। और उस जलन और दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम उस पर क्या लगा देते हैं? डोक पौधे की पत्तियों को, यानी कि वहां रगड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अम्ल है, तो इसका मतलब इसका कैसा नेचर होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय। तो अम्ल को उदासीन करने के लिए हमने डोक पौधे को वहां पर रगड़ा ताकि जो जलन है और वो दर्द है वो क्या हो जाए? कम। चलो अब हम बात करते हैं। आज हम अपना टॉपिक लेकर चल रहे हैं लवण। जितनी भी हमारी लास्ट वीडियो आई हैं सभी के अंदर हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं थी जिनके अंदर किसका निर्माण हो रहा था? लवण का। अगर उनमें हम सबसे इम्पोर्टेंट की बात करें तो कौन सी थी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर आपके पास क्या था कि आपके पास अम्ल अक्षार मिलकर क्या बना देते हैं? एक लवण। अगर मैं कोई उदाहरण लेकर चलूं तो मैंने अम्ल लिया यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, क्षारक यहाँ पर लिया हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से आपके पास लवण निकल जाता है NaCl सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या निकल जाता है? जल। ऐसे ही हम बहुत सारी प्रक्रियाएं देख सकते हैं या अभिक्रियाएं देख सकते हैं जिनके अंदर क्या बनता है? लवण। अगर हम बात करें इन लवणों के परिवार की तो ये बहुत सारे परिवार से आ सकते हैं। कैसे? अगर हम किसी भी लवण को देखते हैं तो लवण के अंदर दो आयन होते हैं, एक धन आयन यानी कि कैटायन पॉजिटिव आयन, और दूसरा आपके पास क्या होता है? ऋण आयन यानी कि नेगेटिव आयन। जैसे अगर मैं NaCl की बात करूं तो इसमें आपके पास धन आयन यानी कि कैटायन कौन सा है? Na पॉजिटिव। ऋण आयन की बात करें तो कौन सा है आपके पास? Cl नेगेटिव। ये आपके पास एनायन और ये आपके पास आ जाता है कैटायन। तो अगर मैं इनमें और भी इसी तरह से कैटायन के ही अकॉर्डिंग दूसरे लवण के मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूँ, रासायनिक सूत्र लिखूँ, जैसे सोडियम को ही लेकर सोडियम का क्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। ये जितने भी यहाँ मैंने लवण के सूत्र लिखे ये सारे एक ही परिवार से संबंध रखते हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा? अगर किसी भी लवण के अंदर जो धन आयन है वो एक जैसा है, ऋण आयन की बात नहीं कर रहे हम, किसकी बात कर रहे हैं? धन आयन की। अगर वो धन आयन कैटायन एक जैसा है तो इसका मतलब उनका मूल परिवार भी एक ही कहलाएगा। इसका मतलब ये सारे के सारे जो लवण हैं ये किस परिवार से संबंध रखते हैं? सोडियम परिवार से। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखती सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड अगर हम ले लेते तो आपके पास ये क्या है? इन सब में जो आपके पास ऋण आयन है यानी कि एनायन है वो कैसा है? एक जैसा। तो इसका मतलब इनका परिवार भी एक ही होगा। और ये किस परिवार से संबंध रखेंगे? क्लोराइड परिवार से।
इसका मतलब ये क्या है, क्लोराइड लवण के परिवार के मेंबर्स हैं सारे के सारे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो लवण हैं वो परिवारों में बटे हुए हैं, और कुछ लवण एक परिवार से होते हैं और दूसरे दूसरे परिवार से। और उसकी जांच हम किसके आधार पर करेंगे कि अगर उन सब में धनायन एक जैसा है तो वो एक परिवार के मेंबर हैं, और अगर ऋणायन एक जैसा है तो उनका परिवार एक होगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी लवण को हम जल के अंदर डालते हैं तो क्या होता है। अभी हमने एक अभिक्रिया लिखी थी, उसमें क्या था, अम्ल अक्षार के साथ मिलकर क्या बना रहे थे, जल और लवण। अब मैंने क्या कहा कि क्या होगा अगर लवण के अंदर हम किसको डाल देते हैं, जल को, तो लवण किस में टूट जाएगा, जिस अम्ल से वो बना है और क्षारक से बना हुआ है। जैसे आपने यहाँ पर लवण लिया NaCl, उसमें क्या डाला, जल को, तो यहाँ से आपके पास अम्ल निकल जाएगा HCl, और जो क्षारक है वो क्या निकल जाएगा, NaOH। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ कि वो अम्ल और क्षारक में टूट गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो यहाँ पर धनायन है Na पॉजिटिव, दूसरा आयन यहाँ पर क्या है, ऋणायन Cl नेगेटिव। ऐसे ही आपके पास जल में क्या होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। धनायन H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, और ऋणायन आपके पास कौन सा होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। अब हम क्या कहते हैं, जो विपरीत आयन होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। तो Na पॉजिटिव किसकी तरफ आकर्षित होगा, OH। Cl नेगेटिव किसकी तरफ होगा, H पॉजिटिव की तरफ आकर्षित। तो आपके पास ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, NaOH, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, HCl। एक और हमें ध्यान रखना है कि जो हम यहाँ पर जल का प्रयोग करेंगे वो जल कैसा होना चाहिए, आसवित जल। आसवित जल का मतलब क्या है, डिस्टिल्ड वाटर। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि आसवित जल के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन के अलावा कोई दूसरा आयन नहीं होता। क्योंकि अगर दूसरा आयन होता तो हो सकता है कि आपके पास ये अम्ल और ये अक्षार ना प्राप्त होता आपको। तो हमेशा जब भी आप लवण के अंदर जल डालने की बात करोगे तो आपको कौन सा जल का प्रयोग करना है, आसवित जल का। अब जो ये आपके पास प्रक्रिया है या अभिक्रिया है, इसको हम नाम क्या दे सकते हैं, हाइड्रोलिसिस। इस प्रक्रिया का नाम हाइड्रोलिसिस क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रो जो वर्ड है वो पानी के लिए है, लिसिस का मतलब क्या होता है, टूटना। तो लवण पानी के अंदर जाकर क्या हो रहा है, टूट रहा है, किसके अंदर, अम्ल और अक्षार के अंदर। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम नाम क्या दे सकते हैं, हाइड्रोलिसिस अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को देखते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि जो लवण के अंदर धनायन आता है वो कहाँ से आता है, क्षारक के अंदर से, और जो ऋणायन होता है वो कहाँ से आता है, अम्ल से। इस अभिक्रिया में जब NaCl को जल के अंदर डाला तो हमारे पास एक विलयन तैयार हो जाएगा। विलयन किसका तैयार होगा, NaCl का। तो अब उस विलयन के अंदर हम क्या करेंगे, पीएच पेपर लेंगे, और उस पीएच पेपर की सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे, उस विलयन का पीएच। तो जब हम इस विलयन का पीएच ज्ञात करते हैं तो पीएच का मान हमारे पास आता है 7। अब 7 पीएच मान किसके लिए होता है, उदासीन विलयन के लिए। इसका मतलब NaCl का पानी के अंदर जो विलयन तैयार हुआ वो कैसा है, उदासीन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो यहाँ पर आपके पास अम्ल और क्षारक बन रहे हैं वो दोनों के दोनों ही कैसे हैं, प्रबल। जो प्रबल अम्ल या क्षारक होते हैं वो क्या देते हैं, अधिक मात्रा में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। अब HCl तो क्या देगा, H पॉजिटिव, NaOH आपको क्या देगा, OH नेगेटिव।
और दोनों की ही मात्रा क्या होगी आयंस की, एक समान। तो इसका मतलब दोनों जब इक्वल होंगे तो दोनों जुड़ेंगे और क्या बना देंगे, H2O। इसका मतलब विलयन में ना तो H पॉजिटिव रहेगा ना OH नेगेटिव, और इसीलिए जो pH का मान है वो कैसा आ जाएगा, उदासीन, मीन्स 7। अगर हम किसी दूसरे लवण की बात करें, जैसे सोडियम कार्बोनेट की, और उसको हम क्या करें, जल के अंदर डालें, मतलब उसका हाइड्रोलिसिस अगर हम करवाएं, तो यहां से आपके पास क्या प्राप्त होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहां से कार्बोनिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, प्रबल क्षारक है, और जो आपके पास कार्बोनिक अम्ल है वो कैसा है, दुर्बल अम्ल। अब प्रबल क्षारक है तो वो क्या देगा, अधिक मात्रा में OH नेगेटिव आयंस। दुर्बल अम्ल है तो वो क्या देगा, कम मात्रा में H पॉजिटिव आयन। इसका मतलब जो सोडियम कार्बोनेट का विलयन होगा, उस विलयन के अंदर OH नेगेटिव की मात्रा ज़्यादा होगी किससे, H पॉजिटिव से, या मैं कह सकती हूँ कि H पॉजिटिव की मात्रा कम होगी। इसकी वजह से क्या होगा, जो विलयन की प्रकृति होगी वो कैसी बन जाएगी, क्षारीय। तो जो उसका pH का मान आएगा वो pH का मान कितने के बीच में आएगा, 8 से लेकर 14 के बीच में, क्योंकि 8 से 14 की जो आपके पास रेंज है वो किसके लिए है, क्षारीय विलयन के लिए। तो इसका मतलब जो Na2CO3 का विलयन होगा वो कैसा होगा, क्षारीय। अब हम एक उदाहरण और लेकर चलते हैं अमोनियम क्लोराइड का, NH4Cl का। इसको भी अगर हम जल के अंदर डालकर इसका विलयन बनाए तो NH4 पॉजिटिव आयन है, तो वो किसके साथ जुड़ेगा, जल के OH नेगेटिव के साथ। Cl नेगेटिव आयन है तो वो जल के H पॉजिटिव से जुड़ेगा और क्या बना देगा, HCl। अब जो HCl बना वो कैसा है आपके पास, प्रबल अम्ल। अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपके पास क्या है, दुर्बल क्षारक। ये दुर्बल क्षारक है और ये प्रबल अम्ल है। इसका मतलब ये ज्यादा क्या देगा, H पॉजिटिव, किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में, OH नेगेटिव आयन की तुलना में। और अगर H पॉजिटिव की मात्रा अधिक होगी तो जो यहाँ पर ये विलयन बनेगा अमोनियम क्लोराइड का, वो विलयन आपके पास कैसा होगा, अम्लीय। अब हमें कैसे पता चलेगा, अगर इस विलयन के अंदर भी हम किसको डालेंगे, pH पेपर को, तो वो pH पेपर में जो आपके पास कलर आएगा, रंग आएगा, वो किस रेंज में आएगा, 0 से 6 के बीच में। अब हमें पता है जो HCl का pH मान होता है वो 0 होगा अगर वो बहुत ज़्यादा सांद्रता का होगा, और उसका pH आएगा 1 अगर वो कैसा होगा, कम सांद्रता का होगा। तो इसीलिए यहाँ पर pH रेंज कितनी आनी चाहिए, 0 से 6 के बीच में। और pH अगर इतना आएगा तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास विलयन है वो कैसा है, अम्लीय। अगर हम इस पूरे डिस्कशन को देखें तो हमने लवण को 3 प्रकार में बांटा, उदासीन लवण, अम्लीय लवण और अक्षारीय लवण। तो ये आपके पास लवण के 3 प्रकार आ जाएंगे, उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। अगर हम बात करते हैं कि हमारी डेली लाइफ में कौन कौन से लवण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, यानी कि ज़्यादा यूज़ में आते हैं, उपयोग में आते हैं, तो सबसे पहला हमारे पास उदाहरण आएगा किसका, NaCl का। NaCl आपके पास क्या है, साधारण नमक, या आप इसको नमक भी बोल सकते हो। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, NaCl। और अगर मैं इसका नाम कहूँ कि आप इसका रासायनिक नाम बताएं तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। तो नेक्स्ट हम यही करेंगे, सोडियम क्लोराइड। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको जो ये साधारण नमक है
या जिसका हमने सिंपल नाम क्या लिखा है, नमक, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो आपका आंसर आएगा कि घर में ही हमें मिल जाता है, ये हमारे रसोई घर के अंदर। जितने भी नमकीन भोज्य पदार्थ हैं या खाद्य पदार्थ हैं, उनको बनाने के लिए नमक के बिना तो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि जो उनके अंदर वो सॉल्टी या नमकीन टेस्ट है वो किसकी वजह से होता है? नमक की उपस्थिति की वजह से। अगर मैं अब इससे आपसे पूछूं कि जो ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, ये किस प्रकार का लवण है? उदासीन लवण है, अम्लीय है या फिर क्षारीय है? तो आपका आंसर आएगा कि ये किस टाइप का लवण है? उदासीन लवण है। क्यों? क्योंकि वही आ जाएगा जैसे अभी हमने लास्ट में देखा कि हमारी जो अभिक्रिया थी NaCl के हाइड्रोलिसिस की, तो उसने क्या दिया था आपको? प्रबल क्षार दिया था और प्रबल ही क्या दिया था? अम्ल, जिसकी वजह से इसका pH मान कितना होगा? 7, और इसीलिए ये किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? उदासीन लवण की कैटेगरी में। अगर हम बात करें कि साधारण नमक हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो सबसे पहला तो हम इसको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? समुद्री जल से, सी वाटर से। हमें पता है कि जो समुद्र है वो तो क्या है? भंडार गृह है बहुत सारे लवणों का। जैसे उनमें से एक आपके पास क्या है? NaCl। तो जो ये NaCl समुद्री जल के अंदर होता है, ये किस रूप में होता है? घुलनशील अवस्था के अंदर। दूसरा आपके पास हम कहाँ से उसको प्राप्त कर सकते हैं? धरती के नीचे से, जिसका नाम क्या होता है? खनिज नमक। इसको हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। जो खनिज नमक है ये धरती के नीचे है। माना जाता है कि युगों पहले, बहुत प्राचीन समय में जो समुद्र हुआ करते थे उसका कुछ हिस्सा सूख गया, और सूखने के बाद वो धरती के नीचे चला गया, जहाँ पर क्या था? जो नमक था वो किस रूप में आ गया? ठोस रूप में। और उसके क्या बन गए वहाँ पर? क्रिस्टल। तो जो वो ठोस क्रिस्टलाइन रूप है नमक का, उसी का नाम क्या है? खनिज नमक। इस खनिज नमक का खनन भी वैसे ही किया जाता है। खनन का मतलब इसको वैसे ही धरती के नीचे से निकाला जाता है जैसे किसको निकाला जाता है? कोयले को निकाला जाता है उसकी खदानों में से। अब जो ये नमक होता है, खनिज नमक, इसका रंग कैसा होता है? भूरा। और ये भूरा रंग क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? अशुद्धियां, यानी कि अपद्रव्यों की उपस्थिति की वजह से इसका रंग कैसा होता है? भूरा। आप सभी बच्चों ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में तो जरूर सुना होगा। जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने दांडी यात्रा की थी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, और उसका मेन कारण क्या था? समुद्र से नमक निकालना। अब जब समुद्र से नमक निकालने की बात आती है तो ये एक बहुत ही साधारण तरीके से हम निकाल सकते हैं, और उस तरीके का नाम क्या होता है? वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण हमें किसका कराना है? समुद्र के जल का। जल तो उड़ जाएगा वाष्प के रूप में, और नीचे आपके पास क्या बच जाएगा? नमक। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा कि समुद्री जल के अंदर सिर्फ एक NaCl नहीं होता, उसके अंदर तो क्या होता है? मैग्नीशियम के सॉल्ट, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड भी होगा, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, और बहुत सारे ही इस तरह के लवण। तो जो जल वाष्प के रूप में चला गया और उसके बाद जो हमें वहाँ पर नमक मिलेगा वो सिर्फ NaCl नहीं होगा, वो बहुत सारे लवणों का समूह होगा। तो फिर हम क्या करते हैं? उसमें से जो आपने अशुद्ध नमक प्राप्त किया NaCl, उसमें से हम किसको निकालते हैं? शुद्ध नमक को। अब आपके पास, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि समुद्र तो इतना बड़ा है, अब उसके सारे जल को हम कैसे एक बार में वाष्पीकृत कर सकते हैं? तो क्या किया जाता है? समुद्र के किनारे पर कुछ दूरी पर छोटे छोटे गड्ढे बना लिए जाते हैं, और उसमें क्या किया जाता है? समुद्र के जल को एकत्रित। धीरे धीरे क्या होता है? ये जल सूरज की रोशनी से, यानी कि उसको ऊष्मा को प्राप्त करके यहाँ से क्या होता चला जाएगा? वाष्पीकृत। और नीचे क्या रह जाएगा आपके पास? NaCl। जो अशुद्ध रूप में होगा उसको फिर क्या किया जाता है? शुद्ध रूप में तैयार, और उसको बदल दिया जाता है NaCl के अंदर।
अब जो आपके पास साधारण नमक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी डेली लाइफ के अंदर साधारण नमक के क्या क्या उपयोग हैं, क्या क्या यूजेस हैं, तो सबसे पहला तो यही आ जाएगा कि घरों में किचन के अंदर जो खाना बनता है उन खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए, उनके अंदर नमकीन टेस्ट डालने के लिए हम क्या डालते हैं? नमक। दूसरा उपयोग क्या आएगा? दूसरा उपयोग किस में आता है? साबुन को बनाने में। ये आप 11वीं क्लास में पढ़ोगे कि साबुन किस प्रकार से NaCl से बनाया जाता है। तीसरा, आपने देखा है जब सर्दी का मौसम होता है तो जो हमारी कोल्ड कंट्रीज हैं, ठंडे इलाके हैं, वहां पर रोडों पर क्या हो जाती है? बर्फ जमा हो जाती है। उस बर्फ को पिघलाने के लिए और वहां से हटाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? NaCl का। इसलिए इसको डी आइसिंग एजेंट भी कहा जाता है। डी का मतलब हटाना, आइसिंग का मतलब आइस को, बर्फ को। तो ठंडे इलाकों में जो रोड पे से बर्फ को पिघलाकर हटाने का कार्य है उसके लिए भी हम किसको यूज करते हैं? NaCl को। तीसरा, आपने देखा है जो अचार वगैरह बनाए जाते हैं, अचार के अंदर हम ज़्यादा मात्रा में किसको डालते हैं? नमक को। क्यों डालते हैं? क्योंकि वहां पर ये किसका काम करता है? परिरक्षक का, मीन्स प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो जो प्रिरक्षक या प्रिजर्वेटिव का काम कर रहा है यहाँ पर NaCl, तो वो जैसे अचार के अंदर कर रहा है, या फिर जो मीट है, मछलियाँ हैं, उनको भी प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हम NaCl को किसके रूप में यूज करते हैं? परिरक्षक के रूप में। ऐसे ही हमारे जो शरीर में HCl का सिक्रीशन होता है वो कहाँ पर होता है? हमारे स्टमक के अंदर, पेट के अंदर। तो जो HCl का सिक्रीशन है, HCl का स्टमक के अंदर बनना है, जो किसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है? हमारे खाने के पचने के लिए। उसको बनने के लिए भी कौन उपयोगी होता है? NaCl। वहाँ पर भी NaCl का बहुत बड़ा योगदान है HCl को पेट में सिक्रीट करने के लिए। तीसरा, नेक्स्ट आपके पास क्या आता है? जो NaCl है उसका हमारे शरीर में बहुत बड़ा कार्य होता है हमारी नर्व इम्पल्स को ठीक तरीके से काम करवाते रहने के लिए। जो हमारी मांसपेशियां हैं उनकी गति के अच्छी तरह से वो क्या हो जाएं? सिकुड़ जाएं और दोबारा से फैल जाएं। ऐसे ही जो आपके पास पूरा का पूरा शरीर के अंदर एक सिस्टम आता है जिसको नाम क्या दिया जाता है? सोडियम क्लोराइड, और साथ में एक आएगा सोडियम पोटाशियम आयन एक्सचेंज पंप। वो आपका हायर क्लासेस का टॉपिक है। अभी आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि जो आपके पास NaCl है वो नर्वस सिस्टम को बहुत दुरुस्त रखता है, मांसपेशियों की मूवमेंट को कंट्रोल करके रखता है, और जो हमारा स्टमक है उसके अंदर जो HCl सिक्रीट होता है उसके डाइजेशन में भी इसका बहुत बड़ा, सिक्रीशन में भी बहुत बड़ा रोल है। प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज़ करते हो, डी आइसिंग एजेंट के रूप में काम करता है ये, साबुन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, और नमकीन खाद्य पदार्थ बनाने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ इसका क्या है कि ये एक कच्चे रूप में या कच्चे पदार्थ की तरह भी प्रयोग किया जाता है। क्या क्या बनाने के लिए? कास्टिक सोडा बनाने के लिए, यानी कि NaOH को बनाने के लिए, बेकिंग सोडा बनाने के लिए यानी कि NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3, 10H2O, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए CaOCl2। तो ये जो आपके पास पदार्थ हैं, रसायन हैं, इनको बनाने में भी किसका महत्वपूर्ण योगदान है? NaCl का। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे NaOH के बारे में। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।